मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित में अब तक हमने ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है। इसके बाद वेक्टर के बाद हमने पोजीशन वेक्टर देखा हुआ था कि स्थिति सदिश क्या होता है। पोजीशन वेक्टर से जुड़ी कई सारी बातें, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब चीज़ अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। वेक्टर अलजेब्रा पे जो अगली चीज़ हम लेना चाहते हैं वो है डायरेक्शन कोसाइंस। हिंदी में दिक को ज्याय कहते हैं, अंग्रेजी में डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, शॉर्ट में डीसीज भी आप कह सकते हैं, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। तो ये इसका नाम है। अब ये क्या होती है डायरेक्शन कोसाइंस, मैं आपको बताता हूं और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं इस तरह से। हमने बताया इधर की तरफ x, ये y और इसको हम मान लिया करेंगे z मान लेंगे। इस पे एक छोटा सा फिगर भी हमने बनाया था पिछली क्लास में भी और आज भी बना लेते हैं। इस तरह से ऐसे और इसको हमने कल भी पॉइंट P माना था, आज भी हम पॉइंट P मान लेते हैं। ये फिगर आपको 3D आइडिया देता है। ये मूल बिंदु है 0,0,0। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, z। ये पॉइंट P कहां पर है? आंसर है ना तो x अक्ष पर है, ना y अक्ष पर, ना z अक्ष। ये x, y, z और zx तल में भी नहीं है, किसी प्लेन में भी नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल स्पेस में है। जैसे कल भी हम आपको बता रहे थे कि अगर आप कहीं से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, जैसे आप इस जो हॉल ये बना हुआ है आपका, इसमें यहाँ पर जो कॉर्नर है उसमें आप इस तरफ x एक्सिस मान सकते हैं, ये y एक्सिस मान सकते हैं और ऐसा ऊपर की तरफ z एक्सिस मान सकते हैं। तो ये जो पॉइंट P होगा ना, पॉइंट P ऐसा कहीं यहाँ पर स्पेस में रहेगा, इस तरह से, समझ रहे हैं। अब अगर ये स्पेस में रहेगा, इसको हम O मान लेते हैं, तो बिंदु P का स्थिति सदिश, अगर ये यहां पर पॉइंट P है तो बिंदु P का स्थिति सदिश हम कैसे बनाएंगे? आंसर एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका इनिशियल पॉइंट कहां पर हो, ओरिजिन पर हो और टर्मिनल पॉइंट उसका इसी पॉइंट पर पड़े। तो ये हम ऐसा इसको मिला सकते हैं। ये इसका क्या बन गया? ये इसका बन गया है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जिसे आप ओपी वेक्टर भी कहते हैं। और स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर, आपको याद होगा पिछली क्लास में आपको बताया गया कि स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर r से लिख सकते हैं। तो इस ओपी वेक्टर को हम किससे लिख सकते हैं? वेक्टर r से। याद आया कि नहीं याद आया आपको? ठीक है। अब जब ये ऐसा पोजीशन वेक्टर बना बिंदु P का, मूल बिंदु से हमने इसको ऐसे मिलाती हुई एक लाइन बना दी, ड्रॉ कर दी एक लाइन। अब ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा सा फिर इमेजिन करिए। ये x एक्सिस है इधर की तरफ, उधर की तरफ ऐसा y एक्सिस है और ऐसा ऊपर की तरफ z एक्सिस है। ये बीच में यहां कहीं आके पॉइंट P आ गया, तो ये एक लाइन हमने OP और खींच दी, ठीक है ना। अब ये जो लाइन खींची हुई है OP, ये OP लाइन आप सोच सकते हैं ये जो x एक्सिस है इससे थोड़ा कुछ एंगल बनाएगी, y एक्सिस से भी कुछ एंगल बना सकती है, z एक्सिस से भी तो कुछ एंगल बना सकती है। मान लेते हैं
कि ये जो ओपी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, ये ओपी लाइन जो है वो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, और ये जो ओपी पोजीशन वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ यहां पर ऐसे गामा एंगल बनाती है। ये थोड़ा सा इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहां पर एक पॉइंट P है, इस स्पेस में कहीं पर भी मान सकते हैं, और उससे हमने मूल बिंदु को ऐसा मिला दिया। ये एक जो लाइन मिली हुई है, ये लाइन एक्स अक्ष के साथ भी कुछ एंगल बना रही होगी, वाई अक्ष के साथ भी कुछ एंगल बन रहा होगा, और इसका जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बन रहा होगा। जैसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन एक्स वाई तल में 2 डायमेंशन में पढ़ते थे, तो वहां पर अगर 2 डायमेंशन में ऐसे खींचते थे तो कोई भी लाइन अगर हम ऐसे बना दें मूल बिंदु से जाने वाली, तो आप देखें ये लाइन एक्स अक्ष से भी कुछ कोण बनाती है, और ये लाइन वाई अक्ष से भी तो कुछ एंगल बनाती है, लेकिन वो 2 डायमेंशन में था, यहां पर ये 3 डायमेंशन में है। इसको मैं आपको बार बार बोलूंगा, इसको आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। ये कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर पॉइंट है, ये हमने एक लाइन मिलाई है, और वो जो लाइन आ रही होगी ना, वो लाइन एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही होगी, वो लाइन वाई अक्ष के साथ भी कुछ एंगल बना रही होगी, और उस लाइन का जेड एक्सिस के साथ में भी कुछ एंगल बना ही होगा। ठीक है, और वो एंगल हमने कितने मान लिए? अल्फा बीटा गामा। इन अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं कि इनको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स, इनको कहा जाता है। स्थिति सदिश P का, स्थिति सदिश OP, स्थिति सदिश OP के द्वारा एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से बने कोण क्रमशः रिस्पेक्टिवली दैट एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। इन एंगल्स का नाम मैंने बताया क्या रख सकते हैं? डायरेक्शन एंगल्स इनको कह सकते हैं हम। ठीक है, तो किसी भी बिंदु का, स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ कोण कुछ ना कुछ बनाता है। एक्स अक्ष के साथ उसका बना हुआ कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा, और जेड अक्ष के साथ उसका बना हुआ कोण हम गामा मान लेते हैं। ये एंगल्स उस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स कहे जाते हैं। तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? आंसर है इन्हीं एंगल्स के कोसाइन अगर आप ले लेते हैं, इन्हीं एंगल्स के कॉस अगर आप ले लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, स्थिति सदिश स्थिति सदिश ओपी के दिक को ज्याएं, दिक दिक को ज्याएं, ये दिक को ज्याएं होंगी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इन्हीं एंगल्स की कोज्याएं अगर आप ले लेंगे, कोसाइंस अगर ले लेंगे, तो उन्हीं को हम बोलेंगे इस सदिश की दिक कोज्याएं। तो किसी भी सदिश का अगर आपको ये मालूम हो जाए कि वो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है, फिर उसके उन्हीं एंगल्स के कोसाइंस ले लीजिए, तो ये उस वेक्टर के दिक कोसाइंस कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल यूज करते हैं एल, एम और एन। तो ये दिक कोसाइन को प्रदर्शित करने का हमारा तरीका है। इनकी वैल्यूज क्या होंगी, अब इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझने की आपको जरूरत है। थोड़ा गौर कीजिएगा जरा, इसकी वैल्यू हम आपको निकाल के दिखाना चाहते हैं। यहां पर पॉइंट आया हुआ है P, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है OP। ये ऐसे यहां से एक्स एक्सिस जा रही है। हमने क्या किया, इस पॉइंट P से एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दिया सीधे। ध्यान से समझिएगा,
और यहीं से इसकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। हम आपको जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि इसका मान ये होता है, आप खुद निकाल के बता सकते हैं हमको कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तीनों चीजें याद करिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां पॉइंट पी है, ये ओपी है, वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है। पॉइंट पी से हमने एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया। जब पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया तो अब बाकी को भूल जाइए, आप एक त्रिभुज याद कीजिए ओ पी, और ये जो आपने लंब यहां पर डाल दिया है, समझ आया? इसको अगर मैं बनाऊंगा, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस के कहीं एक सिरे पर मूल बिंदु होगा। देखो यहां से एक्स एक्सिस अगर शुरू हो रहा है तो उसके एक तरफ कहीं मूल बिंदु है कि नहीं है, ठीक है। और इससे हमने पॉइंट पी को मिलाया है, यहां पर मान लिया पॉइंट पी है, मूल बिंदु से हमने पॉइंट पी को मिलाया है, यह है उस बिंदु पी का स्थिति सदिश। और उसके बाद हमने आपको बोला कि बिंदु पी से एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दीजिए, तो बिंदु पी से एक्स अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया, यह एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, और एक्स अक्ष के साथ यह स्थिति सदिश ओपी कितना कोण बनाता था, अल्फा, अभी माना था आपने। तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है आपको? इस समकोण त्रिभुज में अगर हम कॉस, हाँ ये मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है, x अक्ष पर है तो x के बराबर है। अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे हमें? कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण x अपॉन ओपी, यही तो बताएंगे। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन, और ओपी वेक्टर हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ओपी। कुछ समझ में आई बात है आपको? अब ऐसे ही y एक्सिस को भी आप देख सकते हैं, यही काम हमने y अक्ष के लिए भी किया। ये OP है, उधर की तरफ y अक्ष है, P से y अक्ष पर हमने एक लंब डाल दिया। अब हम कौन से त्रिभुज को देखेंगे? ये एक y अक्ष है, किधर भी बना लो जिधर आपको लगता है हम समझ पाएंगे। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के इस छोर पे कहीं पर क्या पड़ेगा, मूल बिंदु। देखो अगर ये y अक्ष है तो इस छोर पे यहां एक मूल बिंदु पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिंदु P स्पेस पे कहीं पर भी है, यहां पर, यहां से हमने इसको मिलाया, ये OP आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि बिंदु P से y अक्ष पर एक लंब डाल दो, तो ये लंब डाल दिया, ये एंगल आ गया 90 डिग्री। और जो स्थिति सदिश OP है वो y अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। y अक्ष पर जो लंब डाला है तो ये लेंथ हम y मान लेते हैं। अब अगर cos बीटा पूछेंगे तो y अपॉन OP आ जाएगा, cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन मॉड्यूलस ऑफ OP। हमें तो लंबाइयां चाहिए ना, तो मॉड्यूलस लेंगे। इसी तरह से cos गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ OP। अब ये बताइए ये मान समझ में आए कि नहीं आए? थोड़ा सा इमेजिन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगी समझने में फिर आपको, ठीक है। आप घर जाइए, अपने घर के कमरे का कोई एक कोना पकड़ लीजिए, वहां से एक ऐसा एक पॉइंट ले लीजिए, आप एक लंबी सी लकड़ी ले सकते हैं, वहां से इसको मिलाइए और यहां से एक और लकड़ी लीजिए, इसमें लंब डालिए, आप देखेंगे एक त्रिभुज आपको मिल जाएगा, और वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा जो कि देखने में फिर आपको ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। और उससे LMN के ये मान आ सकते हैं। एक चीज और, x अपॉन मॉड्यूलस ऑफ OP को आपको नहीं लगता कि हम मॉड्यूलस ऑफ R लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको याद होगा किसी भी स्पेस पर स्थित किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश को हम वेक्टर R से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसकी जगह अगर ये ले सकते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर OP को क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक चीज याद करिए आप थोड़ा जरा, लास्ट क्लास में भी हमने बताया कि किसी भी वेक्टर के मॉड्यूलस को हम, क्योंकि सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है, तो हम वेक्टर ऑफ मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू A लिख सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R क्या लिख सकते हैं, R, y अपॉन R,
सॉरी, और z अपॉन r। r समझते हैं ना कि क्या चीज है, r है स्थिति सदिश OP का मापांक है। ये नहीं समझ में आया? और थोड़ा सा ये भी जरा याद करके अब बता दीजिए, पिछली क्लास में वेक्टर OP का मापांक बताया गया था आपको, कितनी वैल्यू इसकी आई थी याद करिए, √x² प्लस y² प्लस z²। अगर बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है तो x की जगह पर x लिख दिया, OP के मापांक यानी कि वेक्टर r का मापांक अर्थात r की वैल्यू हम लिख देंगे √x² प्लस y² प्लस z²। सिमिलरली y अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। इसी तरीके से n की वैल्यू आएगी z अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। ये डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। तो अगर आपको मापांक डायरेक्टली मालूम है तो इनसे भी डायरेक्शन कोसाइंस निकल आएंगे। अगर आपको कोई बिंदु है उसके निर्देशांक पता है, निर्देशांक जैसे बिंदु P के निर्देशांक हमने माने थे x, y, z, और बोला जाए इस बिंदु के स्थिति सदिश का डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, तो इस पॉइंट के स्थिति सदिश के डायरेक्शन कोसाइंस आप ऐसे निकाल सकते हैं, x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², दूसरा y अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², तीसरा z अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। इस तरह से आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो फाइनली हमने रिजल्ट क्या निकाला? फाइनली हमने ये रिजल्ट निकाला कि स्पेस पर स्थित कोई भी बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y, z है, अगर हमसे उस बिंदु के स्थिति सदिश का डायरेक्शन कोसाइंस पूछी जाएंगी तो हम क्या फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। ये हम लगा के निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? ये आपको आया? इन डायरेक्शन कोसाइंस में ना आपस में एक रिलेशन भी होता है, एक रिलेशन भी हम देख सकते हैं इसमें कि डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है, आपस का रिलेशन क्या होगा। तो ये तो जगह नहीं है, या मैं आपको यहां बता देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर हम आपको बता देते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन L, M एंड N। L, M और N क्या चीज है? L, M और N ये है बिंदु P के स्थिति सदिश के डायरेक्शन कोसाइंस। इनमें आपस में ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P, उनके बीच ही रिलेशन है। अब आप सोचेंगे ये तो जबरदस्ती हो गई यार, तुमने तो बस ऐसे लिख दिया फालतू, L² प्लस M² प्लस N²। हमने जबरदस्ती नहीं लिखा, आप देख लो करके। देखो बेटा, L का स्क्वायर करिए, कितना मिलेगा? x² अपॉन x² प्लस y² प्लस z², स्क्वायर रूट हट जाएगा। M² करिए, y² अपॉन x² प्लस y² प्लस z², N² करिए, z² अपॉन x² प्लस y² अपॉन z²। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के हर बराबर आ जाएंगे। और ऊपर में क्या मिलेगा? अंश में x² प्लस y² प्लस z², और हर में क्या मिलेगा? x² प्लस y² प्लस z²। तो जब अंश भी x² प्लस y² प्लस z² है और हर में भी x² प्लस y² प्लस z² है, तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये रिलेशन तो बनेगी उसमें। तो किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उनके जो दिक् कोज्याएं होती हैं, उनके बीच ये एक रिलेशन रहता है, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। ना समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये डायरेक्शन कोसाइंस और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हो गई। इसके बाद हम पढ़ना चाहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात क्या होते हैं। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको दिक् अनुपात के बारे में बताते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए हमसे, ठीक है? नोट कर लीजिए। ये वाली बात कुछ आपने ऐसे चित्र में तो नहीं समझ में आ रही होगी आपको, लेकिन क्या आपने इसको सोचा तो लगा कि नहीं ऐसा होगा? फिर ये
लग रहा है थोड़ा थोड़ा? आप इमेजिन करोगे ना, बेशक भरपूर आइडिया आपको आएगा, पूरा मजा भी आपको आएगा उसको समझने का कि यार वाकई में ऐसा ही होगा। कहीं पर भी पॉइंट पी ले लीजिए, इसको इससे मिलाइए, एक्स अक्ष पर लंब डालिए, ये एक समकोण त्रिभुज आपको मिलेगा और उसमें कॉस अल्फा आप निकाल सकते हैं एक्स अपॉन आर से। ठीक है ना? ओके, प्लीज जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज हम देख लेते हैं। दिक् अनुपात किसको कहते हैं, इसको देख लिया जाए जरा। दिक् अनुपात को अंग्रेजी में डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है, शॉर्ट में इन्हें डीआरस बोलते हैं। तो दिक् कोज्याओं को डीसीज कह सकते हैं और दिक् अनुपात को डीआरस कहते हैं। ये दिक् अनुपात एक्चुअली क्या होता है? दिक् अनुपात के बारे में बताऊं, ये आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, अनुपात है ये एक। और अनुपात क्या होता है? एक नंबर होता है सिंपल सा। किन्हीं भी दो राशियों का आप अनुपात निकालोगे तो एक नंबर ही तो आएगा। ये एक नंबर होता है और ये ऐसे नंबर होते हैं ना जो दिक् कोज्याओं के समानुपाती होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो दिक् अनुपात ऐसे, किसी भी सदिश के दिक् अनुपात ऐसे 3 नंबर होते हैं जो उनकी दिक् कोज्याओं के समानुपाती होते हैं। बस ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये समझाने के लिए सफिशिएंट है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। दिक् अनुपात, किसी सदिश के दिक् अनुपात, ऐसे आप नोट करिए। किसी सदिश के दिक् अनुपात ऐसी 3 संख्याएं, किसी सदिश के दिक् अनुपात ऐसी 3 संख्याएं ए, बी व सी होती हैं जो उस सदिश की दिक् कोज्याओं, जो उस सदिश की दिक् कोज्याओं के समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है दिक् अनुपात की। तो किसी सदिश के दिक् अनुपात ऐसे 3 संख्याएं ए बी सी होती हैं जो उस सदिश की दिक् कोज्याओं के समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती हैं मतलब वो जो 3 संख्याएं होंगी, उन 3 संख्याओं का दिक् कोज्याओं के साथ जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा। सम अनुपाती का मतलब क्या होता है? अनुपात का समान आना। फिर से सुनिए, यहीं से रिलेशन मिल जाएगा आपको। अभी देखिएगा क्या मैंने बोला, किसी सदिश के दिक् अनुपात ऐसी 3 संख्याएं ए, बी और सी होती हैं जो उस सदिश की दिक् कोज्याओं मतलब एल, एम, एन के समानुपाती होती हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये जो दिक् अनुपात माने हैं ए, बी, सी 3 हमने, और दिक् कोज्याएं हैं 3 आपके पास एल, एम, एन, ये ऐसे नंबर होते हैं कि इन नंबरों का अगर हम दिक् कोज्याओं के साथ अनुपात निकालें तो वो हमेशा बराबर आता है। मतलब इन नंबरों का, मैंने क्या बोला, इन नंबरों का दिक् कोज्याओं के साथ अनुपात निकाला जाए तो बराबर आते हैं। मतलब ए का एल के साथ अनुपात, बी का एम के साथ अनुपात, सी का एन के साथ अनुपात। अगर ये अनुपात निकालोगे तो ये अनुपात हमेशा कैसा आता है? बराबर। और इसकी एक अपना कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ये रिलेशन होता है दिक् कोज्याओं में और दिक् अनुपात में। दिक् अनुपात ये नंबर ऐसे हुआ करते हैं कि कभी भी किसी भी सदिश की दिक् अनुपात लीजिए और दिक् कोज्याएं लीजिए, उन दोनों का आपस में रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो समान मिलेगा। तभी तो बोला गया समानुपाती होती है। अब यहां से अगर ए की वैल्यू आप निकालें तो ये KL मिलेगा,
बी की वैल्यू क्या मिलेगी, km मिलेगी, और सी की वैल्यू क्या मिलेगी, kn मिल जाएगी आपको। k कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी अभी आपने दिक्कोज्याएं पढ़ी हैं, अभी अभी आपने दिक्कोज्याएं पढ़ी हैं। दिक्कोज्याओं में क्या पढ़ा था, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, M इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और फिर इसके बाद पढ़ा N इज इक्वल टू Z अपॉन आर। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? अब अगर मैं यहां से एक चीज आपसे पूछूंगा कि बताइए x अपॉन एल की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताएंगे? x अपॉन एल की वैल्यू और y अपॉन एम की वैल्यू बताइए, y अपॉन एम की वैल्यू r, z अपॉन n की वैल्यू बताइए r। इसका मतलब x अपॉन एल का मान, y अपॉन एम का मान, z अपॉन n का मान, ये तीनों ही मान आपस में कैसे आ रहे हैं? ये तीनों ही रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, भले वो r के बराबर आ रहे हैं। समझ आ गया इतना? ये हमने पिछले वाले आर्टिकल से जानकारी निकाल लिया। अब थोड़ा इसको और इसको जरा तुलना ही कर लो जरा आप। a अपॉन एल, b अपॉन एम, c अपॉन n तीनों बराबर हैं और ये किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। यहां पर x अपॉन एल, y अपॉन एम, z अपॉन n किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर हैं। तो इन दोनों को देखकर आपको ये नहीं लगता कि अगर स्पेस में एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, तो उस बिंदु के दिक् अनुपात क्या हो सकते हैं? ABC दिक् अनुपात है, उसके दिक् अनुपात x, y, z होंगे। देखो चेक करो। तो यहां से हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया क्या, कि स्पेस में स्थित किसी भी बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, उसके दिक् अनुपात भी x, y, z होंगे। देखो ना, दोनों को तुलना करो ना आप। अच्छा नहीं लग रहा, अभी ये फील नहीं हो रहा है आपको कि अगर a अपॉन एल, b अपॉन एम और c अपॉन n ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि a, b, c दिक् अनुपात हैं। तो यहां पर x अपॉन एल, y अपॉन एम, z अपॉन n ये भी तो तीनों बराबर हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि x, y और z दिक् अनुपात हैं? लेकिन ये किसके हैं? ये स्पेस में स्थित किसी बिंदु P के स्थिति सदिश के हैं ये, क्योंकि ये हमने तो उसी के स्थिति सदिश के लिए निकाले थे ना। अब आप ये बोल सकते हो कि सर तो फिर आपने इतना सारा बवंडर क्यों बताया? आप सीधे सीधे कह देते ना कि x, y, z दिक् अनुपात होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते ना हम। ये हम केवल, मैं किसके लिए बता रहा हूं कि x, y, z दिक् अनुपात केवल उसके होंगे जिस बिंदु का निर्देशांक मालूम होगा और उसके स्थिति सदिश के दिक् अनुपात होंगे केवल x, y, z। लेकिन अगर और कोई दूसरा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट मूल बिंदु पर नहीं पड़ता है, तो उसके दिक् अनुपात x, y, z नहीं आएंगे। फिर तो उसके दिक् अनुपात बदल जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे। x, y, z केवल दिक् अनुपात किसके आएंगे? जो बिंदु स्पेस में स्थित है और उसके निर्देशांक x, y, z हैं और स्थिति सदिश के दिक् अनुपात उसके आएंगे ये। तो हम यहां पर एक चीज लिख सकते हैं, स्पेस में स्थित, स्पेस में स्थित, स्पेस में स्थित किसी बिंदु P x, y, z के, स्पेस में स्थित किसी बिंदु x, y, z के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर OP के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या होंगे? x, y, z। तो अगर स्पेस में कोई भी बिंदु x, y, z स्थित है, तो उस बिंदु के स्थिति सदिश के दिक् अनुपात उसी के निर्देशांक ही होते हैं x, y, z। लेकिन अगर स्पेस में
कोई दूसरा वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट तो हमेशा मूल बिंदु पर रहता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार जितने भी इस दुनिया में सदिश हैं सबका इनिशियल वेक्टर ओरिजिन पर ही पड़ेगा। और भी वेक्टर हो सकते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर नहीं पड़ेगा। ऐसे वेक्टर्स का दिक् अनुपात फिर बदल जाएगा, तो जब उसकी बारी आएगी तो हम उसको देख लेंगे क्या होगा, पर अभी तो इसके बारे में समझ सकते हैं ना। तो ये दिक् अनुपात के बारे में बात हो गई। तो दिक् अनुपात कोई अलग से चीज नहीं है। दिक् अनुपात ऐसे 3 नंबर होते हैं जिन नंबर्स का दिक् कोज्याओं के साथ अनुपात निकालने से वो अनुपात हमेशा कैसा आता है, बराबर आता है। और यही बोला गया इसीलिए कि किसी सदिश के दिक् अनुपात ऐसी 3 संख्याएं ABC होती हैं जो उस सदिश की दिक् कोज्याओं के समानुपाती होती है। मतलब उनके साथ अनुपात निकालेंगे तो अनुपात हमेशा कैसा मिलेगा, समान मिलेगा। ये चीज हमको यहां से मिलती है। आपने अभी एक चीज देखी कि स्पेस में स्थित किसी बिंदु P के स्थिति सदिश OP के जो दिक् अनुपात है वो क्या है, x, y, z। तो हम इन दिक् अनुपातों को A, B, C से भी तो प्रदर्शित करते हैं। भाई दिक् अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A, B, C से। फिलहाल इस केस में जब स्पेस पे कोई बिंदु है और उसकी स्थिति सदिश के हम निकालने जाते हैं दिक् अनुपात, तो वो x, y, z मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर ये दिक् अनुपात हैं तो हम इनको A, B, C से भी तो प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए अगर DCs को किससे लिखते हो आप, L, M, N से। DRs को किससे लिखते हो आप, A, B, C से। तो अब आप थोड़ा सा याद करिए, L का फॉर्मूला क्या आया था, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो आपको नहीं लगता कि अगर x की जगह पर a, y की जगह पर b और z की जगह c लिखा जा सकता है? तो ये कर सकते हैं a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से m की वैल्यू होती थी y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n को लिख सकते हैं z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये हमने आपको क्यों बताया, देखो ये क्या चीज है, ये दिक् कोज्याएं हैं और ये सब क्या है, दिक् अनुपात है ABC। तो ये दिक् कोज्याओं और दिक् अनुपात में संबंध है। देख रहे, आप इसको लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन DCs एंड DRs। दिक् कोज्याओं और दिक् अनुपात के बीच का ये रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ये बहुत डीप में आप चले गए हैं, ये सोच रहे हैं इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट करिए। पहले अगला आर्टिकल हम लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमको वेक्टर पढ़ना है वो कौन कौन से वेक्टर्स पढ़ने हैं, उनमें से बेटा जो पहला वेक्टर आपको स्टडी करना है वो है जीरो वेक्टर। इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर से आपको समझ जाना चाहिए, एक ऐसा वेक्टर में दो चीजें होती हैं ना, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जीरो वेक्टर जो होता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, जीरो, पर इसकी डायरेक्शन क्या होती है। जब अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी लेंथ। अगर उसकी लेंथ ही जीरो है तो डायरेक्शन फिर कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है, एनी डायरेक्शन। ये होता है जीरो वेक्टर, इसी को हम नल वेक्टर भी कह सकते हैं। हिंदी में शून्य सदिश आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये नल वेक्टर हुआ आपका। तो नल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जिसका परिमाण जीरो होगा और उसकी दिशा कोई भी दिशा हो सकती है। जब है नहीं वेक्टर, उसकी लंबाई जीरो है तो आप किसी भी तरफ एरो एरो बनाना है बस आपको। अब आप एक चीज सोच सकते हैं कि वाकई में जीरो वेक्टर होता है, तो हो सकता है ना। कैसे,
अगर हम आपसे बोले कि यहां से हमने चलना शुरू किया, 10 मीटर दूर ऐसा गए और फिर वहां से यहां वापस आ गए, अब हमको बताइए कुल विस्थापन कितना हुआ हमारा, कुल चली गई दूरी कितनी हुई, 20 मीटर, क्योंकि 10 गए 10 आए। विस्थापन बताइए 0, और विस्थापन किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, तो विस्थापन 0 भी है और राशि कैसी है, सदिश, तो विस्थापन राशि सदिश है ना, तो ये 0 वेक्टर नहीं हो गया आपका, मैग्नीट्यूड 0 रहा पर राशि तो सदिश है, इसलिए ये 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर का एग्जिस्टेंस है, होता है। और भी 0 वेक्टर आप समझ सकते हैं, एक सदिश में उसी सदिश को अगर आप माइनस करते हो, एक सदिश में उसी सदिश को अगर आप माइनस करते हो तो क्या आंसर आएगा, 0 या 0 वेक्टर, 0 आएगा या 0 वेक्टर लिखना उचित होगा। जब एक सदिश में दूसरे सदिश को जोड़ोगे तो सदिश आएगा, तो एक सदिश में दूसरे सदिश को घटाओगे तो भी तो सदिश आना चाहिए, तो ये नहीं बल्कि ये आएगा, उस समय भी 0 वेक्टर मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसा 0 वेक्टर का एग्जिस्टेंस है। 0 वेक्टर वो वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। इसके बाद 0 वेक्टर के बाद एक वेक्टर आप ले सकते हैं जिसका नाम होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, और यूनिट वेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश, एकांक सदिश भी कहते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। देखो हम 1 मीटर 1 न्यूटन ये नहीं लिख रहे हैं, 1 यूनिट लिख रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, आंसर है इसकी डायरेक्शन उसी तरफ होती है जो दिशा इसके मूल सदिश की है, मूल सदिश की दिशा में, मूल सदिश की दिशा में। कैसे, थोड़ा सा समझिए। जैसे हमने बताया कि ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमने बोला कि ये वेक्टर 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमने क्या किया, हमने तुरंत से इसके 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो हमने इसके 10 टुकड़े कर डाले, छोटे छोटे 10 टुकड़े बना दिए। तो हर एक टुकड़ा कितना मैग्नीट्यूड बना देगा, 1 न्यूटन। अब अगर उसमें से कोई भी एक टुकड़ा आप ले लेते हैं, एक टुकड़ा हमने ले लिया इतना बड़ा, ये क्या है, ये है 1 न्यूटन फोर्स। तो अब देखो मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। क्यों यूनिट, क्योंकि इसका न्यूटन था तो इसका भी न्यूटन ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। 1 यूनिट है और डायरेक्शन भी उसकी वही डायरेक्शन है जो मूल सदिश की डायरेक्शन थी। समझ आ रहा है आपको। तो ये मतलब होता है यूनिट वेक्टर क्या रहेगा। आप सोचोगे यहां से अगर क्या ये वाला टुकड़ा लेते तो नहीं होता, आप यही वाला टुकड़ा ले लो बेटा, ऐसे ले लो, तो भी इसको लिखेंगे 1 न्यूटन फोर्स। आप ये वाला टुकड़ा ले लीजिए आकर के, ये वाला, तो भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 न्यूटन फोर्स। ये सब यूनिट वेक्टर्स आपके हैं। अगर इसमें अब एक चीज और बताएं कि अगर कोई सदिश, मान लिया एक फुल वेक्टर है हमारा वेक्टर ए, अब इस वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और यूनिट वेक्टर और फुल वेक्टर में रिलेशन क्या होती है, यूनिट वेक्टर और फुल वेक्टर में रिलेशन होता है फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फुल वेक्टर। किसी भी सदिश का इकाई सदिश अगर आपको निकालना है तो उसके सदिश में उसके मापांक से भाग देना पड़ेगा आपको, उसका इकाई सदिश निकल करके आ जाएगा। तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, डायरेक्शन इसकी मूल सदिश की दिशा में रहती है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसके बाद
एक वेक्टर मैं ले रहा हूं जिसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, देखो इनिशियल का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। को मतलब एक जैसा, तो दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे देखो ये एक पॉइंट है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, एक वेक्टर ये है, वेक्टर बी, एक वेक्टर ये है, वेक्टर सी, और तीनों वेक्टर्स को आप देखिए, तीनों का टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है, लेकिन तीनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है? एक ही जगह पर पड़ता है। इसलिए तीन के तीनों सदिश कौन से सदिश कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। उनके परिमाण और उनकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, बट एक चीज सेम रहेगी हमेशा, इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंट हो सकते हैं, डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन रहेगा, उनका इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा सबका। इनिशियल पॉइंट्स सारे वेक्टर्स का कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और को इनिशियल वेक्टर एक वेक्टर नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर ही को इनिशियल वेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये को इनिशियल वेक्टर हो गया। इसके बाद यहां पर आ रहा है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर का यहां पर जो मीनिंग है ना, ये मतलब है कोलिनियर वेक्टर का पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर मतलब संरेख सदिश, इसको हिंदी में बोल पाएंगे संरेख, संरेख सदिश। तो मैथमेटिक्स में संरेख सदिश का मतलब किससे हुआ करेगा? समांतर सदिश से। तो अगर ऐसे दो वेक्टर बने हुए हैं, ये भी कैसे हैं? कोलिनियर हैं। अगर दो वेक्टर ऐसे बने हुए हैं, ये भी कैसे हैं? कोलिनियर हैं। अगर दो वेक्टर ऐसे बने हुए हैं तो भी ये कैसे हैं? कोलिनियर। तो यहां पर कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल, समांतर सदिश। याद रहेगा आपको? तो संरेख सदिश हो गए। इसके बाद फिफ्थ नंबर समान सदिश ले लेते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, हिंदी में हम इनको कहते हैं समान सदिश। समान सदिश एक सदिश नहीं होगा, समान सदिश भी दो या दो से ज्यादा सदिश होंगे। किनको कहा जाएगा समान सदिश? समान सदिश उन सदिशों को बोला जाएगा जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कैसे होंगे? सेम टू सेम, एकदम। परिमाण भी और दिशा भी, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों सेम हों, उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ये एक वेक्टर ए है, अब एक वेक्टर ये हमने बी बना दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों लंबाई में भी बराबर हैं, दोनों की दिशा भी बराबर हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों कैसे सदिश हैं? समान सदिश है, इक्वल वेक्टर है ये। लेकिन अगर वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा है, अब देखो क्या ये समान सदिश हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा तो सेम है पर परिमाण बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। समझ आ गया आपको? अच्छा, क्या ये दो वेक्टर समान सदिश बन जाएंगे? देखो लंबाई तो दोनों की बराबर है, तो क्या इन दोनों को समान सदिश कह दें? नहीं, क्योंकि दिशा दोनों की बराबर नहीं है। इसलिए these two vectors are also
not equal vectors because they have not same direction. They have same length but they don't have same direction, so they are not equal vectors and we can write it vector A is not equal to vector B. समझ में आ गया? These are equal vectors. Okay, now the last one is sixth number, opposite of a vector या negative of a vector. Negative of a vector, किसी भी सदिश का ऋणात्मक सदिश किसको कहेंगे? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सदिश का ऋणात्मक किसको बोला जाएगा? बड़ा सिंपल है, किसी सदिश का ऋणात्मक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण तो उतना ही होता है लेकिन दिशा अपोजिट होती है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा बताओ? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन कैसी होगी भैया? डायरेक्शन होगी एकदम से ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगी, ठीक है ना? ऐसे दो वेक्टर्स को हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा क्या हम यहां पर आपको बता सकते हैं? देख लो, समान सदिश में ही थोड़ा सा मैं इसको एंटर करवा देता हूं। देखो बेटा, इनकी लंबाइयां बराबर हैं बउआ, लंबाई बराबर है तो क्या चीज सेम है? मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन अपोजिट है। और मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक सदिश। ए और बी ऋणात्मक सदिश हैं। हम लिख सकते हैं इनको, ये भी लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। नहीं समझ में आई बात आपको? अच्छा, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं तो क्या वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए लिख सकते हैं? बेशक। अरे भाई, इस माइनस को यहां के बजाय यहां ला दो तो वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। नहीं समझ में बात आई? और देखिए, अगर इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो, क्योंकि दो सदिशों को जोड़ रहे हैं आप। इसका मतलब है दो अपोजिट वेक्टर्स का सम हमेशा कैसा आएगा? शून्य सदिश के बराबर आएगा। देखो ना भाई, इसको इधर लेके आओ तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। इसका मतलब दो विपरीत सदिशों का जो योग होगा वो हमेशा एक शून्य सदिश मिला करेगा आपको। तो ये है हमारी मैथमेटिक्स में कुछ वेक्टर्स के टाइप जो यूज होंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपको, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। एक छोटी सी चीज और बची हुई है, फ्री वेक्टर क्या होता है, बहुत जल्दी से उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, मुक्त सदिश की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या होता है? देखो, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, परिमाण को बिना बदले हुए, वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड, वेक्टर को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक लेके हम जा सकते हैं। ये फ्री वेक्टर की कॉन्सेप्ट है। पर कैसे? पैरेलली, समांतर ही आप उसको लेके जा सकते हैं। ऐसा वेक्टर है तो आप ऐसा ले जाओ, ऐसा ले जाओ, ऐसा ले जाओ, लेकिन ऐसा वेक्टर है तो आप ऐसा लेके मत जाओ, समांतर ही लेके जा सकते हो। देखो, ध्यान से समझो फिर से, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, हाँ, परिमाण नहीं बदलना चाहिए उसका, परिमाण को बिना बदले हुए वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड, सदिशों को स्थानांतरित किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सकता है पैरेलली, समांतर। जैसे एक वेक्टर हमने ये बना दिया वेक्टर ए, ठीक। अब हमने बोला इस वेक्टर को जरा यहां लेके जाओ, तो इस वेक्टर को आप बेशक यहां लेके आ सकते हो पर पैरेलली ही लेके आ सकते हो। हमने बोला इसकी जरूरत हमको यहां पर है, यहां लेके आओ, आप यहां लेके चले जाओ, पैरेलली ही लेके जा सकते हो। अब आप बोलोगे इसकी जरूरत हमको यहां पर है पर ऐसे बनाओ, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको लेके जाएंगे तो ये ऐसा रखा है ना, पैरेलली कहां लेके जा रहे हैं, समांतर लेके नहीं जा रहे हैं, इसको लेके जाते जाते तो मोड़ दिया हमने, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर का परिमाण बिना बदले हुए हम उसको उसके समांतर
एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। और ये चीज आपने क्लास 11th फिजिक्स में करी हुई है, जब आपको बोला जाता था कि एक वेक्टर ये ए है, एक वेक्टर ये बी है, दोनों का रिजल्टेंट बताइए। आप क्या करते थे, सेम मैग्नीट्यूड में पहले कहते थे ए को बना लीजिए, फिर इसको इसी डायरेक्शन पे, डायरेक्शन नहीं बदल सकते आप, परिमाण भी वही रखना है, दिशा यही रहेगी, पर इसको यहां से शिफ्ट करके यहां पर आप ला देते थे, ये बी, फिर इसके प्रारंभिक बिंदु को इससे मिलाते थे और बोलते थे ये दोनों का रिजल्टेंट है। समझ आया आपको? तो आप क्या करते थे, आप इनको पैरेलली डिस्प्लेस ही तो करते थे। इसको ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया, इसको ऐसे पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया, उसके बाद आप उसको बनाया। इसको ऐसा तो नहीं करते थे ना आप कभी, इसको ऐसा तो नहीं करते थे ना आप कभी, पैरेलली ही डिस्प्लेस करते थे आप। और भी कर सकते हो, इसको पैरेलली हमने यहां डिस्प्लेस कर दिया, इसको पैरेलली ऐसे डिस्प्लेस करके ले आए, ऐसा बना दिया, ये बना दिया हमने। उसके बाद अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर बनाने की बारी आती थी तो हम बोलते थे इसे और पैरेलली यहां पे डिस्प्लेस करो, तो फिर इसको यहां भी बना देते थे बी, हम बोलते थे इसको पैरेलली यहां डिस्प्लेस करो, तो इसको फिर पैरेलली यहां डिस्प्लेस कर देते थे ए, और इसको मिला देते थे, बोलते थे ये रिजल्टेंट आ गया है। तो कोई भी वेक्टर होगा उसका परिमाण बिना बदले, परिमाण बिना बदले उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप समांतर ही स्थानांतरित कर सकते हैं। ऐसा वेक्टर अगर आपको दिया गया है तो इसको पूरी दुनिया में आप ऐसे ही चला सकते हैं, चाहे जहां लेके जाइए, पर ये रहना ऐसे ही चाहिए इसको। अगर आप ले गए अपने घर ले जाओ, आप कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, पर वहां भी जब हम देखें तो हमको ऐसे ही दिखना चाहिए। ये वहां ले जाकर तुम ऐसे ना धर दे जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर के अंतर्गत नहीं आएगा। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं आप? ये चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। कहीं भी ले जाइए यू आर फ्री, और यही कॉन्सेप्ट है फ्री वेक्टर का, और इस तरीके से ये इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगली क्लास पे पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।